स्क्रीन विजिबल मेरी। जी सर विजिबल। ओके, तो कल हमने देखा था टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसमें से कुछ टॉपिक्स रह गए थे हमारे। तो आज हम इसकी एक दफ़ा रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम अरेज को शुरू करेंगे। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है? अब मिसाल के तौर पे अगर हमने एक एल्गोरिदम को एनालाइज करना है, तो हम उसको सेकंड्स या मेगाबाइट्स में एनालाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ये चीज़ें डिपेंड करती है कंप्यूटर के या हमारी मशीन के हार्डवेयर पे। हम एनालाइज इस तरह करेंगे कि हम उस एल्गोरिदम के ऑपरेशंस को देखेंगे, और उस एल्गोरिदम में जितने हमने वेरिएबल्स एक्स्ट्रा यूज़ किए हैं, हम उनकी बुनियाद पर ये देखेंगे कि ये एल्गोरिदम हमारा एफिशिएंट है या नहीं। अब हम देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है बेसिकली। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम ये मेजर करते हैं कि जैसे जैसे हमारी इनपुट ग्रो कर रही है, तो हमारा जो एल्गोरिदम है उसका रन टाइम भी ग्रो कर रहा है। बेसिकली हम इसमें टाइम को बिल्कुल मेजर नहीं करते, हम इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस को मेजर करते हैं जो कि उस एल्गोरिदम में हम यूज़ कर रहे होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है कि हमने स्पेसिफिक प्रॉब्लम के को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम में एक्स्ट्रा स्पेस हमने कितना यूज़ किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है जिसमें हमने एक हमें लिस्ट दी गई है। हमने उस लिस्ट में से हमने टोटल नंबर चुना, उनका सम निकाल के हमने वो करना है, रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक अपने एल्गोरिदम में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ करेंगे। उस वेरिएबल को हम ज़ीरो से इनिशियलाइज करवाएंगे। मिसाल के तौर पे वो वेरिएबल है ज़ीरो। ज़ीरो इज इक्वल टू टोट सॉरी, वो वेरिएबल है टोटल। हम इनिशियलाइज करेंगे टोटल इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद हम उस पे उसको लूप लगाएंगे उस पे, या हम सम फंक्शन यूज़ करेंगे। हम उसका सम निकाल के उसको हम उस टोटल वेरिएबल में हम इंसर्ट कर देंगे, और फिर उस टोटल वेरिएबल को हम रिटर्न कर देंगे। अब इसमें हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया है, ठीक है ना। तो ये हमारी होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि हमने एल्गोरिदम में एक्स्ट्रा स्पेस कितने यूज़ किए हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने कॉम्प्लेक्सिटी को हम देखना क्यों है, हमने क्यों इसको समझना है। बिकॉज हमारा जो डीएसए सीखने का मकसद है ना, वो मकसद यही है कि हमने एफिशिएंट एल्गोरिदम्स लिखने हैं। एक एक जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको सोल्व करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। अब हम मिसाल के तौर पे मैं लोकल कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ, तो वो मैं किसी भी तरह से कर सकता हूँ, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी हो सकती है। बट अगर हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं, वो एल्गोरिदम लिख रहे हैं जहाँ पे यूज़र्स की तादाद मिलियंस और बिलियंस में है, तब हमने एल्गोरिदम जो है ना, वो उसकी इनपुट के लिहाज से, उस यूज़र्स के लिहाज से हमने उसकी जो एल्गोरिदम है वो लिखना पड़ेगा। क्योंकि उसमें हमारी जो इनपुट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें हमें एफिशिएंट एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, वरना हमारा जो प्रोग्राम है या एल्गोरिदम है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और यूज़र इतना जो है ना वो टाइम नहीं वेस्ट कर सकता हमारी मशीन पे, हमारी प्लेटफॉर्म पे। तो इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्सिटी से हम, मैंने बताया क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट हमारे मेथड्स होते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्सिटी के ही ज़रिए से हम उन एल्गोरिदम में कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम एफिशिएंट है हमारे पास। और ये कोडिंग इंटरव्यूज में भी हमें बहुत काम आता है, क्योंकि वहाँ पे हमने जो इंटरव्यू होता है उसमें प्रॉब्लम हमें दी जाती है, हमने उसमें से एक एफिशिएंट एल्गोरिदम लिखना होता है। और वो एफिशिएंट एल्गोरिदम क्या होता है, कौन सा होता है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम हो। और ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे खुद भी। अब सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास होती है कांस्टेंट ऑफ वन। ठीक है, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हमारा प्रॉब्लम है उसको हम कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ज़रिए ही सॉल्व करें। अगर उससे नहीं हो सकता तो फिर हम इससे दूसरी बड़ी जो वो कॉम्प्लेक्सिटी है हम उसकी तरफ जाएंगे, जो कि ऑफ एन है।
अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि एल्गोरिदम एल्गोरिदम, कि भाई हमने एफिशिएंट एल्गोरिदम लिखना है। तो एल्गोरिदम होता क्या है? एल्गोरिदम जो है वो एक प्रोसेस होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक एल्गोरिदम एल्गोरिदम जो है लिखा हुआ है। ये फंक्शन है कि हमने हमें प्रॉब्लम एक दी गई थी कि आपने एक आपको एरे दी जाएगी, आपने उसमें से एक मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। तो अब हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, इसका हम एल्गोरिदम अब लिख रहे हैं। अब फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हमने एक वेरिएबल जो है वो करना है, असाइन करना है। एक वेरिएबल क्रिएट करना है और उसमें हमने एक अरे का जो फर्स्ट नंबर है ना, जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा है, हम वो असाइन कर रहे हैं इधर। अब हम दूसरे स्टेप पे क्या कर रहे हैं, हम उस जो अरे दी गई है उस पे हम आइटरेट कर रहे हैं। आइटरेट करने के बाद हमने कंडीशन लगाई है। वो कंडीशन ये है कि अगर जो हमारा नंबर है, जो हमारा करंट नंबर है, वो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, तो आप मैक्सिमम वैल्यू को रिप्लेस कर दो उस नंबर से। जो हमारा नंबर है, जो आइटरेबल है हमारा, वो अगर मैक्स वैल्यू से बड़ा है, तो हमने मैक्स वैल्यू जो हमने असाइन किया था, वेरिएबल हमने क्रिएट किया था जिसमें हमने जीरो इंडेक्स की वैल्यू असाइन की थी, अब हम उसमें वो नंबर असाइन कर देंगे जो हमारा मैक्स वैल्यू से बड़ा है। जो मैक्स वैल्यू क्या थी, वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स था। जो फर्स्ट इंडेक्स से बड़ी वैल्यू, बड़ा जो नंबर है, हम वो असाइन कर देंगे मैक्स वैल्यू वेरिएबल में, और उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हमें जो मैक्सिमम नंबर है अरे में, वो हमें फाइंड करके दे देगा। अब टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, इसको हम दोबारा देखते हैं। इसमें हमने देखना ये है कि जो हमारी एल्गोरिदम के है ना, वो स्टेप्स कितने हैं, हमारे कितने कंप्यूटेशनल स्टेप्स में एल्गोरिदम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अब ये इनपुट के लिहाज से ये डिपेंड करता है इनपुट पे। हमारी इनपुट जितनी बड़ी होगी, जितनी कॉम्प्लेक्स होगी, तो हमारा जो एल्गोरिदम है उसमें उतने ही ज़्यादा कंप्यूटेशनल स्टेप्स यूज़ होंगे, उसके उतना हमें टाइम लगेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही है कि उसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस हम कितना यूज़ कर रहे हैं इनपुट के लिहाज से। उसके अलावा हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं। ये क्या होती हैं? ये हमारी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को बताती हैं कि हमारा एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है, वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। इसमें हमारे पास तीन होती हैं। एक फर्स्ट होती है हमारी बिग ओ नोटेशन। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अपने एल्गोरिदम का वर्स्ट केस सिनेरियो हमने फाइंड करना है। हम जो एल्गोरिदम लिखते हैं, जो वो वर्स्ट केस सिनेरियो को देख के लिखते हैं। बिग ओमेगा नोटेशन क्या है? ये लोअर बाउंड होता है, इसमें हम बेस्ट केस सिनेरियो के लिहाज से हम अपना एल्गोरिदम लिखते हैं। जो कि बिग थीटा होता है, वो हमारा एवरेज केस होता है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने कहीं पे हम्म, मैंने एक स्टोर में जाना है और वहां से मैंने कोई ब्रेड लेनी है। अब इसका हमारा बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? यानी बिग ओमेगा। वो क्या होगा कि मैं जैसे ही स्टोर में जाऊंगा, मुझे बिल्कुल उसके दरवाजे के साथ ही हमें एक कार्टन मिल जाएगा जहाँ पे ब्रेड पड़ी होगी। ये हमारा बेस्ट केस सिनेरियो होगी। इससे क्या हुआ? ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि हमारा टाइम बच गया, ठीक है, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके बाद हमारा है एवरेज केस, बिग थीटा। इसमें क्या है कि हम स्टोर में एंटर होते हैं, थोड़ा सा हमें आगे जाना पड़ता है, मे बी काउंटर तक, या मे बी स्टोर के दरमियान तक। वहाँ पे हमें ब्रेड पड़ी हुई मिल जाती है। इसमें भी हमें एक एवरेज टाइम लगा है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमें कोई थकना नहीं पड़ा, मैं पूरा स्टोर नहीं हमने घूमना पड़ा। वर्स्ट के सिनेरियो ये है कि हम स्टोर में एंटर होते हैं, हमें शुरू में वो ब्रेड नहीं मिलती, हमें दरमियान में भी नहीं मिलती स्टोर के। वो ब्रेड पड़ी है स्टोर के बिल्कुल एंड में। इससे क्या है कि हमें हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा उस ब्रेड को लेते हुए। हम वहाँ पे चल के जाएंगे और हमारी एनर्जी भी ज़ाया होगी।
अच्छा, उसके अलावा हम दोबारा इसे देखते हैं। बिग ओनिटेशन हमने जो देखना होता है ना, एल्गोरिदम अपना डिजाइन करना होता है, बनाना होता है, वो वर्स्ट केस सिनेरियो को देख के बनाना होता है। क्योंकि मिसाल के तौर पे हमने हमने कोई एक प्लेटफॉर्म बनाना है जो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब हमने जो इसका बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि हमारे पास बहुत ही एक बहुत मिनिमम यूजर्स आते हैं, जिससे हमारे जो एल्गोरिदम हमने डिज़ाइन किया है उस पर कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। एवरेज उससे भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो अगर बहुत ज़्यादा यूजर्स आ गए ना, तो इससे हमारे एल्गोरिदम पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। वो एग्जीक्यूट होने में बहुत उसे टाइम लगेगा। तो इसीलिए हमने, अब हम जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हमें नहीं पता कि उसमें कितने यूजर्स आएंगे। हम एग्जैक्टली नहीं ये पहले से हम डिफाइन कर सकते। इसी वजह से हम जो है ना, वो फर्स्ट के सिनेरियो को देख के हम अपना वो प्लेटफॉर्म डिजाइन करेंगे कि मे बी मिलियंस और बिलियंस ऑफ यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। तो उस वक्त क्या होगा? तो हमने ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन करना है कि हमारा वो एल्गोरिदम उस वक्त भी परफेक्टली सही तरीके से चले। अब ये एक अब ये एक उसकी एग्जांपल दी हुई है बिग नोटेशन की। एक और एग्जांपल है, ये हमने पहले देख लिया है। इसमें हम एक नंबर फाइंड कर रहे हैं, हमें एरे दी गई है और टारगेट दिया गया है। उन्होंने बताया कि हम आप इस एरे में से ना हमें नंबर फाइंड करके दें, टारगेट। हम आइटरेट करते हैं उस नंबर एरे पे। हम फिर चेक कर रहे हैं कि अगर वो नंबर जो है, जो करंट नंबर है हमारा, जो अरेबल है, क्या वो टारगेट के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। अब ये अरे हमें नहीं पता कि कितनी बड़ी होगी। अब जो टारगेट हमें नहीं पता कि वो क्या है टारगेट। मिसाल के तौर पे एक एरे है, वो उसमें जो नंबर्स हैं वो 1 से लेके 1 मिलियन तक हैं। अब हमारा बेस्ट केस इसमें क्या होगा कि जो हमारा टारगेट है वो हमारी लिस्ट के शुरू शुरू में मिल जाए। मतलब वो मिसाल के तौर पर टारगेट हमारा अगर 10 है, तो जैसे हमारी लूप चलेगी तो हमारे 9th इंडेक्स पे हमें वो 10 हमारा टारगेट मिल जाएगा। तो इससे मतलब क्या हुआ कि इसने हमें इसमें हमें टाइम नहीं लगा, हमें पूरी एरे को आइटरेट नहीं करना पड़ा। और अगर वर्स्ट केस क्या होगा, अगर एरे में हमारी जो है वो टारगेट जो है वो हमारा 9 मिलियन है, तो हम पूरी जो एरे है उसको आइटरेट करेंगे। फिर हमें एंड में जाके हमें वो नंबर हमारा टारगेट मिलेगा। इसमें क्या हुआ, हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा उस टारगेट को फाइंड करने में। अब हम कॉमन जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज देख लेते हैं। एक जो है वो होती है कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? इसमें जो है ना, हमारी इनपुट साइज से हमें कोई गर्ज नहीं होती। ठीक है, हमारे एल्गोरिदम को इनपुट साइज से कोई गर्ज नहीं होती। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हमने एक वो लेना है, एक फंक्शन हमने बनाया है, गेट फर्स्ट एलिमेंट। इसमें हम एरे पास करेंगे। हमने फाइंड क्या करना है, हमने जो एरे है उसका पहला एलिमेंट फाइंड करना है। अब वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एरे है 0। मतलब जो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो रिटर्न कर दो। अब यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एरे की लेंथ कितनी है, वो 100 है, मिलियन है, बिलियन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम जैसे ही हमारी लूप जो है वो चलेगी, या फंक्शन जैसे ही हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो हमें पहले हमारे इंडेक्स पे ही हमें वो, हमने क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स ही हमने रिटर्न करना है तो हम वो कर देंगे। अच्छा, हमारा दूसरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है लीनियर टाइम। लीनियर टाइम में क्या होता है कि जो हमारी जो टाइम होता है ना, वो वन वन ऑन वन होता है किसके किसके इनपुट साइज के। अब मिसाल के तौर पे हमने, हमारे पास एक एरे है, उसको हमने आइटरेट करवाना है। हमने उसके जो है ना, एरे ऑफ आइटम्स है हमारे पास। ठीक है, उसको हमने आइटरेट करवाना है। हमारे पास मिसाल के तौर पे एक हमारे पास शॉपिंग लिस्ट है।
या हमारे पास एक यूज़र जो है वो आता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारा एक ई कॉमर्स वो है, ब्रांड है, स्टोर है, तो वो वहाँ से शॉपिंग करता है डिफरेंट आइटम्स की। अब जो हम हैं वो हम ये करना चाहते हैं कि जो उसने शॉपिंग की है ना, जो चीज़ें कार्ट में डाली हैं, हम इन सब को आइट्रेट करवाना चाह रहे हैं, हम चेक करवाना चाह रहे हैं वन बाय वन, ताकि हम उनकी जो है वो टोटल, हमारा हम उसका टोटल फाइंड कर सकें। अब हमने क्योंकि सारी और आइटम्स को प्रिंट करवाना है, उसे रिटर्न करवाना है, तो अब हमें नहीं पता कि यूज़र ने कितनी आइटम्स खरीदी हैं। ठीक है, अब मे बी वो आइटम्स 100 हो, 1000 हो, या 1 मिलियन हो। अब जैसे इनपुट बढ़ती जाएगी, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ती जाएगी एल्गोरिदम की। हमारा जो एल्गोरिदम है वो उसे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा जितनी हमारी इनपुट बढ़ती जाएगी। मतलब कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, हमारा जो एफिशिएंसी है ना एल्गोरिदम की, वो डिपेंड करती है, हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनपुट साइज के, इसमें लीनियर टाइम में, ऑफ एन में। इनपुट जैसे बढ़ेगी, हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो टाइम है, वो भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा एल्गोरिदम का। दूसरे है क्वाड्रेटिक टाइम। इसमें क्या होता है कि हमारी जो इनपुट है ना, जो हमारा टाइम होता है जो एल्गोरिदम का, वो इनपुट साइज से डबल हो जाता है। जो हमारा इनपुट साइज हमें होता है ना, जो अरे है मिसाल के तौर पे, ये जो पिछली एग्जांपल है उसी की तरह की एग्जांपल है। हमारे हमने प्रिंट करवाने हैं हमारे आइटम्स, या पेयर्स प्रिंट करवाने हैं, अरे हमें अरे दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हमने हम पहले फर्स्ट लूप हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर आई इन अरे। फिर उसके अंदर हम एक और लूप यूज़ कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि अरे का साइज कितना है। ये चीज़ हमने याद रखनी है कि जो जब हम लूप यूज़ कर रहे हैं ना, कोई लूप किसी अरे पे चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ एन होगी। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन 99% या 90% ऐसा ही होगा। जब भी हम लूप चला रहे होंगे किसी अरे पे, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगी। अब मिसाल के तौर पे, हम यहाँ पे अरे हमें दी हुई है, हम पहले फोर आई इन अरे हम फर्स्ट लूप चला रहे हैं। अब उसके अंदर हम एक और लूप चला रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक यूज़र हमारे पास आता है, उसने एक शॉपिंग की है, वो हमारे क्लोथिंग एरिया के पास, क्लोथिंग एरिया में गया है। उसने काफ़ी शॉपिंग, या क्रॉकरी की भी की है, क्लोथ्स की भी की है, शूज़ की भी की है। अब हम क्लोथिंग एरिया में गया है वो, वहाँ से उसने डिफरेंट चीज़ें ली हैं, उसने पैंट्स ली हैं, अपनी शर्ट्स ली हैं। अब हम इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, सिर्फ क्लोथिंग एरिया को। तो हम क्या करेंगे, वो जो उसकी जो लिस्ट है ना, जो कैटेगरी है, उसमें क्लोथिंग भी है, क्रोकरी भी है, शूज भी है, और डिफरेंट चीजें हैं, वॉचेस भी हैं। हम क्लोथिंग एरिया में जाएंगे, वो हमारी फर्स्ट लूप है। क्लोथिंग एरिया में भी हमने उसके अंदर जाके हमने जो उसने चीजें खरीदी हुई हैं, कौन सी पैंट खरीदी है, कौन सी शर्ट खरीदी है, राइट, हम उन सब को हमने प्रिंट करवाना है। इस ये वही चीज़ है इधर हो रही है। हमने फर्स्ट एरे है हमारे पास, हम उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं वहां पे, उसमें आइटरेट कर रहे हैं, और फिर उसके अंदर एक और लूप चलाई हुई है हमने, और फिर एंड में हम दोनों को प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर एरे की लेंथ मिसाल के तौर पे 10 आइटम्स है, तो क्योंकि हमने नेस्टेड लूप यहाँ पे यूज हो रही है, एरे के अंदर एक एरे है, तो यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से, तो ये 100 पेयर्स हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि हमारी जो लूप है, वो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होती है। अब ऑफ एन के अंदर एक और ऑफ एन है, मतलब दो लूप्स है ना, हमारी नेस्टेड लूप है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारी वो
ऑफ एन स्केयर हो जाएगी, क्योंकि एन मल्टीप्लाई बाय एन हो जाएगा। ये हमारी बेसिक हैं जो कॉमन यूज होती हैं। जी, क्वेश्चन है किसी? आपने सर सही बोला। लेकिन उसमें देखना पड़ेगा वो जो आपने एग्जांपल दी है आपकी, लाइक आपके क्लॉथिंग होगी और उसके अंदर फिर आप जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, मतलब नेस्टेड लूप लगा रहे हैं। तो हम्म उसमें देखना पड़ेगा कि उसकी जो क्लॉथिंग के अंदर उसकी जो चीजें हैं ना, फॉर एग्जांपल उसने किस ब्रांड की पैंट खरीदी है, कौन से साइज की, या जो भी उसके हम्म। क्लॉथिंग के अंदर आइटम्स आ रहे हैं, तो जी उसको देखना पड़ेगा कि उसकी लेंथ क्या है। मतलब अगर तो वो आपके जो क्लॉथिंग है उसकी जी। लेंथ के बराबर है तो आपका ओवन स्क्वायर आएगा। वैसे हम इसको जो है वो अदरवाइज ओ बिग ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय एम कह सकते हैं, यानी उस केस जी। में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो सिनेरियो बताया हुआ है कि आपका जो पहला लूप है यानी आउटर लूप वो भी बिग ऑफ एन तक चल रहा है, और नेस्टेड भी यानी जे लूप है, इनर लूप है, वो भी ऑफ एन तक चल रहा है, तो फिर आपका ओ एन स्क्वायर हो जाएगा। सही, बिल्कुल सही, शुक्रिया सर। फॉर एग्जाम्पल आपका आउटर लूप अब उसकी वो जो एरे पर चल रहा है वो 10 है, उसकी लेंथ 10 है। और जो हम्म। इनर लूप है फॉर एग्जाम्पल वो 50 मरतबा चल रहा है, तो आप इसको ओ एन स्क्वायर तो नहीं ना कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको ओ एन मल्टीप्लाई बाय एम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर लें तो हम्म। जो आपके पास आए तो वो होगा, सही यानी सही 500। सही, बिल्कुल। इस केस में हमारी जो एरे की लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, मतलब जो मैंने यस, एग्जांपल दी थी। हाँ जी, जो मैंने एग्जांपल दी थी आउटर उसमें, क्योंकि सही। तो सर यानी हम कह सकते हैं कि जो एन है वो फर्स्ट अरे की इनपुट लेंथ है, और जो एम है वो सेकंड अरे की इनपुट लेंथ होगी, एन इंटू एम कर देंगे हम। यस। बिल्कुल, जी जी जी। जी। दैट्स राइट, थैंक यू सर, तलहा एंड सर फारूक फॉर रेडी। अच्छा, इसके बाद हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं। इसको हमने पहले थ्योरेटिकली हमने समझ लिया है। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है, हमने एक्स्ट्रा मेमोरी जो हमने एल्गोरिदम में यूज़ की है, हम वो इसको हम उसमें हम वो चेक करते हैं अपने एल्गोरिदम की। अब यहाँ पे एक फंक्शन है सम एरे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एल्गोरिदम जो है वो हमारी प्रॉब्लम है कि हमने लिस्ट हमें दी हुई है, एरे दी हुई है, हमने सब एलिमेंट्स को सम करना है, उसका टोटल हमने रिटर्न करना है। इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल वो कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हमने ज़ीरो असाइन किया हुआ है। क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हमें भी इनिशियलाइज कर रहे हैं, हमने अभी लूप को आइटरेट नहीं किया। हम उसको ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एरे जो है उसको हम आइटरेट कर रहे हैं। अब हम नीचे क्या कर रहे हैं, जो हमारा टोटल वेरिएबल है उसमें हम तमाम नंबर्स को उसका सम ऐड कर रहे हैं। ये इस तरह होगा, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम। अब फर्स्ट आइटरेशन जो चलेगी उसमें हम जो टोटल है उसमें टोटल जो है वो ज़ीरो है हमारा। अब ज़ीरो प्लस नम, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो नम होगा हमारा नंबर, उसको हम दोनों को जमा करेंगे और उसको हम टोटल में ही वो कर देंगे। टोटल वेरिएबल में भी हम उसे कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद सेकंड वो चलेगी हमारी आइटरेशन। तो उसमें क्या होगा, जो हमारी टोटल है, जो अब वो हमारी मिसाल के तौर पे हमारी जो लिस्ट है, जो एरे है, वो 1 से 5 तक है। फर्स्ट आइटरेशन में हम जो टोटल की हो जाएगी वैल्यू वो हो जाएगी 1। क्योंकि हम फर्स्ट आइटरेशन में क्या कर रहे हैं, हम टोटल हमारा ज़ीरो है, उसको हम ज़ीरो को 1 के साथ ऐड करेंगे। अब टोटल हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड आइटरेशन में हम टोटल में, क्योंकि पहले 1 है, अब हम 1 + 2 को ऐड करेंगे, तो ये 3 हो जाएगा। अब थर्ड आइटरेशन में हम 3 + 3 को ऐड करेंगे, तो ये 6 हो जाएगा। इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे, एंड में हमारा जो टोटल है वो हम रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखना क्या है, हमने कि इस एल्गोरिथम में हमने एक्स्ट्रा स्पेस कितना यूज़ किया है। इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है जिसमें हमने ज़ीरो वैल्यू इनिशियलाइज किया है, एक सिंगल वैल्यू है।
तो इसकी इस वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ वन होगी। क्यों? क्योंकि हमने एक सिंगल वैल्यू यूज़ की है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारी, अच्छा। ये हमारी सॉरी, चीज़। एक चीज यहाँ पे है कि सिंगल वैल्यू यहाँ पे मैटर नहीं करती, असल में हमने वेरिएबल यूज किया है। जब आप वेरिएबल यूज करते हो तो आप एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेते हो। अगर यहाँ पे आप कोई एरे या लिस्ट वगैरह यूज करते, या कोई हैश मैप यूज करते, या अदर डेटा स्ट्रक्चर है लाइक लिंक लिस्ट है वो यूज करते, तो फिर आपका एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट होती। लेकिन ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती, मतलब ये एज एक्स्ट्रा स्पेस नहीं कंसिडर किए जाते। तो दैट्स वाई हाँ, आप की जो स्पेस है वो कांस्टेंट रहेगी। और सही। ये चीजें जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो फिर ये चीजें मतलब आती हैं कि मतलब जो पार्टिसिपेंट वो कहते हैं कि ये तो वेरिएबल हमारा यूज हो रहा है, तो हम ये क्यों नहीं एक्स्ट्रा स्पेस में कैलकुलेट कर रहे। तो वो यही है कि वेरिएबल्स आपके एक्स्ट्रा स्पेस में नहीं आते। सही। ठीक है, जी सर, शुक्रिया सर। कंटिन्यू। सर क्यों नहीं आते? वो भी तो मेमोरी में स्पेस लेते हैं, तो फिर हम उन्हें क्यों नहीं कंसीडर करते? यस, क्वेश्चन तो है बिल्कुल आपका वैलिड, लेकिन आई थिंक ये इतने मेनर होते हैं कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये मेमोरी में एक स्पेस तो लेते हैं, लेकिन इनको शायद इन द केस ऑफ दिस के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आप कंसीडर नहीं करते। पर स्पेस तो असल लेते में हैं ना, बिल्कुल। इसको हम काउंट ज़रूर करते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट होते हैं ना, इसलिए ये मैटर नहीं करते। हम जब भी हम किसी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी वो करते हैं ना, तो हम जो जो सबसे कम हमारी होती है ना कॉम्प्लेक्सिटी, कोई ऑपरेशन होता है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होती है, उसे हम वैसे ही रिमूव कर देते हैं। हमने क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो देख रहे हैं, तो उसमें हमने सबसे जो बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी ना हमारी, जिस तरह अगर एल्गोरिदम में हमारी मल्टीपल वो है बड़ी, एक हमारे एल्गोरिदम में एक ही एल्गोरिदम में हम नेस्टेड लूप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक सिंगल लूप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये दो वो आ जाएंगे, एक ऑफ एन स्केयर आ जाएगा प्लस ऑफ एन आ जाएगा। अब क्योंकि हमारी ऑफ एन जो है वो ऑफ एन स्केयर से छोटा है, इसलिए हम इसे रिमूव कर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो हमारे जो है वो बिल्कुल वो उसका मैटर ही नहीं करता, हम उसे काउंट ही नहीं करेंगे, ओ फैन को काउंट जरूर करेंगे, लेकिन क्योंकि वो कम है तो ओवरऑल जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी उस एल्गोरिदम की वो ओ फैन स्केयर होगी। यहाँ पे भी जो हमारा एल्गोरिदम हमने डिफाइन किया है इसको काउंट जरूर करते हैं, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन है, कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए ये मैटर नहीं करता, इसलिए हम इसे रिमूव कर देते हैं। जी जी बिल्कुल सर, आपने ठीक बोला। अभी मुझे रिकॉल हुआ है ये चीज कि हम इसको कैलकुलेट करते हैं लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ता आपके पास। ये ऐसे बिल्कुल। ही है कि आप जीरो को मल्टीप्लाई कराएं 100 के साथ या 10 के साथ या 1 के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो ये हम कैलकुलेट जरूर करते हैं, लेकिन जब हम लाइक जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब आप कम्प्लेक्सिटी बताएंगे, तो आप इसको इग्नोर कर देते हैं। तो बिल्कुल। आप अगर कैलकुलेट करें भी तो वो तो वही चीज आनी है ना। जैसे हम्म। मैंने आपको बोला कि जीरो को मल्टीप्लाई कराएं 100 से या 1000 से या 10 से, तो आपका आंसर जीरो ही आएगा। बिल्कुल सर इट मीन्स कि बिल्कुल। मैं जितने मर्जी वेरिएबल, अब इस सम में तो एक वेरिएबल है ना टोटल का, अगर मैं तीन चार वेरिएबल बना लेता हूँ तो फिर भी ओ ऑफ वन होगी। इज दैट यस राइट? सर, जी यस सर, ऐसे और ही जी अगर चलेगा। मैंने बिल्कुल। अरे बनाई है तो या फिर मैंने डिक्शनरी बनाई है तो फिर वो ओ ऑफ एन हो जाएगी। जी हाँ यस सर, ऐसे ही। बिल्कुल। हाँ, मेक सेंस। थैंक यू। हाँ, अब इस एग्जांपल में हमने क्या करना है, हमने अपनी एरे को हम डबल कर रहे हैं। एक फंक्शन हमने वो किया हुआ है, लिखा हुआ है। अब उसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम एक एम्प्टी एरे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं न्यू एरे के नाम से। ठीक है। हमने रिटर्न का करनी है यही न्यू एरे रिटर्न करनी है, लेकिन हमने उसका जो है वो स्केयर उसमें रिटर्न करना है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हमने डबल करके रिटर्न करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उस एरे जो हमें गिवन है इनपुट में, उस पे हम लूप चला रहे हैं। ठीक है। अब न्यू एरे जो हमने इनिशियलाइज किया वो एम्प्टी है इस वक्त। अब हम क्या कर रहे हैं, अब न्यू एरे में हम जो हमारा नंबर है ना लूप में, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। और मतलब उसका स्केयर ले रहे हैं, और उसको हम इस न्यू एरे जो है हमारी एम्प्टी थी उसमें हम अपेंड भी कर रहे हैं।
ठीक है, और एन में जो हमारी जो सारी लूप हमारी एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे, उनका स्केयर आ जाएगा या डबल हो जाएंगे, तो हम उसे न्यू अरे को रिटर्न कर देंगे। अब इस एल्गोरिदम में हमने एक्स्ट्रा स्पेस जो यूज़ किया वो एक एरे यूज़ किया है, एक लिस्ट यूज़ की है। अब हमें नहीं पता कि जो हमें इनपुट में एरे दी है वो कितनी बड़ी है, वो मिलियंस में हो सकती है, बिलियंस में हो सकती है। तो इसीलिए जिस तरह हम, मैं लूप में मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास सिंगल लूप है, उसमें जो एन होता है हमें वो एन कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम उसकी जो इनपुट होती है वो उसकी लेंथ की कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम उसको ऑफ एन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसी तरह यहाँ पे भी जो हमारी एरे है जो हमने यहाँ पे बनाई है, इसमें भी हमें नहीं पता कितने एलिमेंट्स होंगे जो गिवन होंगे हमारी इनपुट में जो हम इसमें अपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी ऑफ एन ही होगी। सर यहाँ पे ना मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हम्म। ये जो है हमारे पास एक एरे होती है ना, लेट सपोज हमारे पास एक एरे है जिसका साइज लेट सपोज 5 है, तो हम्म। उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 5 ही होगी, मतलब वो ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि 5 मिसाल के तौर पे वो नम एन है, नंबर है ना कोई, तो उसकी हम्म। कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ एन ही होगी। अगर एरे में, अगर अब ये बात करें कि उस एक एरे है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, कि 5 को हम एन यस सर। कंसीडर करेंगे। हाँ जी, 5 को हम एन कंसीडर करेंगे तो उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ एन ही होगी, मतलब जितनी हमारी वो एन की वैल्यू होगी, वो 5 हो सकती है, वो 2 हो सकती है, वो 100 हो सकती है, वो मिलियन हो सकती है। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, हम। लेट सपोज। जी जी। यस सर, आपकी पॉइंट मुझे समझ आ गई, लेकिन लेट सपोज हमारे पास ना जो एरे का साइज है ना वो स्टैटिक है, चेंज नहीं हो रहा, हम्म। 5 ही है। जी जी। तो उसका उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? जिस तरह सर तो आपने सर बताया वही ना कि होगी ना, सर वही होगी ना जो उसकी लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कह रहे हैं, आप कहते हो कि ये मेरा जो प्रोग्राम मैंने एक बनाया ना, इसमें है यूजर का, अब इसमें 5 यूजर ही होंगे, चाहे मैं ये प्रोग्राम 12 में बनाया, अब 2025 ही रहेंगे। तो आप उसको बिल्कुल बोल सकते हो कि उसकी जो जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी, सॉरी, जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O 5 होगी। क्योंकि हम पता नहीं है कि वो एन क्या हो सकता है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो 10 भी हो सकती है, वो 50 भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो सर ने बताया कि इसकी लीनियर है, बिग ऑफ एन है, तो अब हमें नहीं पता कि जो हमें एरे दिया जाएगा वो 10 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है। तो जितनी उसकी लेंथ होगी उतने हम एलिमेंट्स उठाएंगे, उनका स्क्वायर लेंगे एक एक का, और फिर जो एक्स्ट्रा हमने एरे बनाया है उसमें स्क्वायर करके डाल लेंगे। तो अब कितने हम एलिमेंट इसमें डाल रहे हैं, ये जो हमने एक्स्ट्रा जो एरे बनाया है उतने ही डाल रहे हैं ना, जितने, यानी उस ओरिजिनल एरे की जो लेंथ है। एग्जैक्टली सर। सो जो आपने बताया ना कि बिग ऑफ 5 आपने उसमें मेंशन किया कि उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो बिग ऑफ 5, लेट सपोज हमारे पास एक एरे है, उसकी जो साइज है वो 5 है, तो उसको हम ना कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह के आप देख सकते हैं कि अगर उसका इनपुट के साथ साथ उसका जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका साइज बढ़ रहा है, तो उसको हम ना लीनियर बोलते हैं, यानी कि वो इंक्रीज चेंज होता जा रहा होता। सर ठीक है, आपने भी ये जो बोला है कि कांस्टेंट रहेगी बिग O 5, तो हम्म। हमने उसको मतलब लीनियर तो नहीं ना बोला, हमने वही कहा है ना कि वो आपकी एग्जैक्टली। स्टैटिक रहेगी, चीज कांस्टेंट एग्जैक्टली। रहेगी। हम्म। अगर आपका एग्जैक्टली। इनपुट, अगर आपका ये जो एरे आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया, न्यू अंडरस्कोर एरे, अगर ये इनपुट के साइज के साथ ग्रो कर रहा है, लाइक वो हम्म। 10 है तो इसमें भी 10 आएंगे, वो 100 है तो इसमें भी 100 आएंगे। तो अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एन पे डिपेंड कर रहा है ना, उसकी लेंथ पे। एग्जैक्टली। दैट्स वाई हम हम्म। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर होगी, यानी जैसे जैसे उसका साइज होगा इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। सही, थैंक यू सो मच।
सर यहाँ पे मैं एक पॉइंट मुझे मेरे जहन में आ रहा है। हम ऐसे कह सकते हैं जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं वो जो हैं वो ओ ऑफ वन होती हैं, बिकॉज वो म्यूटेबल नहीं होती। उन्होंने एक ही स्पेस, वन है या 10,000 है, एक डिजिट है, किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा दूं तो उसने मेमोरी में एक ही स्पेस लेनी है, वो म्यूटेट नहीं होगी। और जो नॉन हम्म। प्रिमिटिव्स हैं उसमें अरे में जितने मर्जी एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो हम उसको ओ ऑफ वन कह रहे हैं, बिकॉज वो 5 एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, 6 एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं। तो हम उसको जैसे ओ एन कह देते हैं। ये नहीं कहते कि ओ ऑफ फाइव है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट हो जाएगी ना बेसिकली। है ओ ऑफ एन ही, जितनी अरे के डिजिट्स आए उतनी स्पेस कम्प्लेक्सिटी आ गई। तो ये अच्छा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव पे डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, के जो प्रिमिटिव्स हैं वो कांस्टेंट टाइम होते हैं और जो बाकी हैं वो ये होते हैं। सर बेसिकली जो प्रिमिटिव्स है ना, ये आपका पॉइंट सही है, ये तो है ही कांस्टेंट। लेकिन लेट सपोज हमारे पास जो नॉन प्रिमिटिव है ना, उसका अगर इनपुट साइज के लिए 5 है या कांस्टेंट होता है, तो उसको हम कांस्टेंट कम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, क्योंकि वो ना इनपुट के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर वो स्केल कर रहे होते हैं ना, उसकी जो वो मैंने यहाँ पे अगर आप देख लें कि इनपुट में क्या कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो लीनियर है, कांस्टेंट नहीं है। सो नॉन प्रिमिटिव वहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है या नहीं, अगर उसका जो साइज है वो चेंज नहीं हो रहा। नहीं सर, अ, इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही है। देखिए, अरे मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसमें अरे तो कोई भी आ सकती है ना, यूजर कोई भी अरे डाल सकता है, तो कांस्टेंट तो नहीं कह सकते उसको। नहीं, यहाँ पे हम बिल्कुल यहाँ पे हम उसको लीनियर कह सकते हैं, लेकिन लेट सपोज हम एक एरे ले लें, उसका साइज हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसके लेट सपोज उसमें हम 5 एलिमेंट स्टोर कर दें, तो वो हमारे पास उसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। लेकिन सर अरे में तो एन एलिमेंट्स है ना, तो हम कांस्टेंट कैसे कह सकते हैं उसे? चले 5 हैं लेकिन हैं तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना, तो आई डोंट थिंक सो हमें उसे कांस्टेंट कहना चाहिए। यहाँ भी जब हम लीड कोड पे क्वेश्चन करते हैं ना, उसमें उसका जो इनपुट साइज होता है वो यूजुअली जो क्लास होता है, अगर आपने पाइथन में किया होगा तो उसमें ना वो कोई भी वैल्यू आ सकती है इनपुट में। लेकिन अगर हम इस तरह कर लें कि उसका साइज फिक्स कर दें, तो हम उसको कांस्टेंट बोलेंगे। आप इसको काइंडली चेक भी कर दें। सर तलहा, इसको आप चेक करते हैं, अभी रन टाइम में ही हमने इसे मैं देख लें ताकि शुरू हो जाए। मैं अच्छा, करता हूँ। प्रीमेटिव के बारे में तो कंफर्म है कि वो आपका कांस्टेंट स्पेस ही लेगा, लेकिन ये जो हम बोल रहे हैं आई थिंक इसको लीनियर ही बोलना चाहिए, क्योंकि अब उसको कांस्टेंट आप बोल के फिर वो मतलब यस सर, उसकी एग्जैक्टली। जो जो भी उसकी लेंथ है एन है, हम उसको ओ ऑफ एन कहेंगे ना, लीनियर कहेंगे। यस एग्जैक्टली सेम पॉइंट सर, मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं कंफ्यूज हो रहा था सर यावर की बात से, वो कहते हैं वो कांस्टेंट हो जाएगी अगर फिक्स है। बट फिक्स का मतलब ये तो नहीं है कि अगर 5 एलिमेंट्स है तो हम उसे ओ 5 कह दें। हम्म, बिल्कुल मैं भी आपकी बात से ही एग्री करता हूँ, क्योंकि हम एन कुछ भी हो सकते हैं ना, हम उसे कांस्टेंट बिल्कुल नहीं कर सकते ना 5 के आके। इसको अभी चेक करना है, लीड कोड पे चेक करें इसे। नहीं, एक और चीज है। अच्छा, अगर इसे तो किसी देखें भी एलएलएम से चेक उसको, कर लो। अगर तो उसका साइज बढ़ रहा है तो फिर तो लीनियर है, ठीक है, हम उसको लाइक ओ ऑफ एन कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एरे है उसमें 5 आइटम्स हैं, वो 5 ही रहेंगी, तो अगर हम उसको ऑफ लाइक एन कहें तो इसमें क्या है मतलब, अगर उसका साइज नहीं बढ़ रहा तो हम इसको कह सकते हैं ना कि ये कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट स्पेस। अभी ये वैसे कंफ्यूजन है। अच्छा सर, देख लें कहीं से, मैं भी देखता हूँ इसको कि लाइक ये कहना ठीक है। सर यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट सेंड करने लगा हूँ। सर चैट में अगर आप चेक कर लें इसका जो स्क्रीनशॉट है तो।
हाँ जी, ये अच्छा वो जाहिर सी बात है ना, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है ना ये, कि हमारी प्रॉब्लम हाँ, कौन सी है। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि क्या है। देखिए सर, अगर तो आपको पता है कि ये जो एरे है इसका साइज जो है वो 5 ही रहेगा, ठीक है, 5 से ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो आप उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी को कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, कि 5 हैं तो 5 ही आएंगे, ठीक है, ना ये बढ़ सकते हैं, ये ना ये कम हो सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जी ये जो एरे है इसका साइज जो है वो बढ़ सकता है, कम हो सकता है, तो फिर हम लीनियर कहेंगे ना। हम्म। जी बिल्कुल। सर बिल्कुल। समझ आ रही है सर? ये सर सही एग्जैक्टली हो गया। सही। नेक्स्ट यानी ये ये हाँ। कांस्टेंट, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि अगर तो हम्म। वो साइज बढ़ रहा है या घट रहा है, नीचे ऊपर हो रहा है, तो हम उसको लीनियर कहेंगे। अगर वो 5 ही रहेगा तो हम उसकी स्पेस को कांस्टेंट कह सकते हैं, कह कि सकते लाइक हैं वो एग्जैक्टली। 5 ही रहेगा। सही है। बिल्कुल। बिल्कुल। ये बेसिकली जिस होता तरह है हम, ये है कि हम उससे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम उसे लीनियर टाइम कह लेते हैं, लेकिन अगर तो हमें कॉन्टेक्स्ट पता हो हम उससे कह सकते हैं कि ये लीनियर टाइम है, बिकॉज उसमें फाइव एलिमेंट्स हैं। थैंक यू सर। सर तलहा। मतलब डाउन वैल्यू, मतलब एक तो फिर हम उसको कहते हैं लाइक हम जब उसकी स्पेस या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम कहते हैं ऑफ एन, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे एक टेस्ट केस में लेंथ आ जाए एक, एक में आ जाए 99, डिफरेंट इनपुट्स होती हैं, डेट्स वाई हम उसे ओ ऑफ एन यस कहते हैं। सर। जी सर, कंटिन्यू करें। बस सर अब कंटिन्यू क्या करना है, एक तो मेरा इंटरनेट क्यों इशू हो रहा है, आप पता नहीं, मेरी आपकी आवाज़ कट रही थी, पता नहीं आपकी तरफ से थी या मुझे नहीं आ रही थी। बाकी टाइम हो गया हमारा, तो एरेज को फिर हम कल ही क्या सर? देखेंगे। आई थिंक मेरा इंटरनेट का इशू हो रहा है, और लिखा हुआ आ रहा था कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज़ नॉट स्टेबल, और आपकी आवाज़ जी भी सर, कट हो रही गया थी। आप। हम्म। तो अभी टाइम हो गया, तो फिर हम इसे ना करते हैं ख़त्म। कल से फिर हम इंशाल्लाह अरे भी देखेंगे, और उसकी हम कोई लीड को प्रॉब्लम भी सर सॉल्व मेरी, करेंगे आवाज भी दो शॉर्ट से। हो रही है। आई थिंक मेरी तरफ से सर, इशू हो रहा है, मेरी तरफ से इशू हो रहा है इंटरनेट यस, का ना। सर अब ठीक है। अब ठीक है। अब ठीक है सर, हाँ। कंटिन्यू अब करें। बस अब टाइम हो गया हमारा, तो इसे एंड ही करते हैं हम, फिर कल अरे देखेंगे और कुछ लीड को प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे उसकी। यस सर। ये कितना ठीक रहता है। है? आई थिंक ये ग्राफ पर शो करवाना है हमें, मे बी। अच्छा हाँ, रह गया, सॉरी। हाँ, इसमें बस बस इसको ये, कंक्लूड कर लेना है। हाँ हाँ। ये कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है हमें, ऑफ वन है और log n है, जो हमारी है ना एक सीक्वेंस वाइज है, जो सबसे कम है वो ऑफ वन होती है, उसके बाद log n होती है। log n हमने नहीं देखी, और n log n भी नहीं देखी, क्योंकि ये हमारी इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती। log n जो होती है वो हमारी होती है बाइनरी सर्च में, जिसमें हमारी जो इनपुट होती है उसको हम तोड़ रहे होते हैं, मतलब कम कर रहे होते हैं हर आइट्रेशन के साथ साथ। और एन log n में क्या होता है, इसमें हम जो है ना वो हमारी इनपुट होती है उसको हम आधा करके, उसको डिवाइड करके हम टू पे, तो जो हमारी बच जाती है ना, जो हम उसको फिर हम पूरा आइट्रेट करते हैं। इसी वजह से ये एन आ गया है उसके साथ। log n में क्या होता है कि हम इनपुट जो है वो हर आइट्रेशन के साथ उसे कम करते जाते हैं। और जो एन log n में होता है, एन log n में हम जो होती है हमारी जो लूप होती है उसमें सबसे पहले हम उसे डिवाइड करते हैं आधे में, उसके बाद फिर हम जो आधी बच जाती है हमारे पास उसको हम पूरा मतलब वो आइटरेट करते हैं। तो ये एक सीक्वेंस वाइज हमारी कॉम्प्लेक्सिटी दी सर हुई ये है टाइम हमारी जो। कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ है। जी। ओके।
अच्छा सर, एक क्वेश्चन आया मुझे, वो अक्सर ना अगर हम कोडिंग कॉन्टेस्ट में जाएं उसमें टाइम लिमिट लिखी होती है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, तो वो क्या होती है? वो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है कि वो क्या चीज होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है सर आपकी। बिल्कुल जी लाइक जी। अगर आप इजी इजी प्रॉब्लम ले लें तो आई थिंक उसमें 2 सेकंड या इतना कुछ होता है, लेकिन ये जो फॉर एग्जांपल मीडियम लेवल की प्रॉब्लम्स है उनमें आपके पास 1 से 2 आई थिंक होता है। इजी में आई थिंक ज्यादा आपको मतलब मार्जिन दिया जाता है, कि जैसे कोड फोर्सेस वगैरह पे है तो वहां पर ये लीड कोड पे बिल्कुल। भी आपको टाइम एक्सीड एरर आएगा बिल्कुल। जब अच्छा फिर हम, आपका सही है, मेक सेंस। जब आपका मतलब आपने ऐसा कोई फंक्शन, आपने ऐसा कोई सोल्यूशन लिखा है कि जिसका जो कम्प्लेक्सिटी है वो उसके लाइक साइज से भी कहीं ज्यादा ऊपर जा रही है, तो फिर वो टीएलई दे देता है, ठीक है। तो आपको फिर जो है वो एक एफिशिएंट सॉल्यूशन की तरफ आना पड़ता है। ओके। ओके ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिसने इनपुट दिया, जिन लोगों ने, काफ़ी मज़ा आया है। बाकी एंड करते हैं सेशन को। अच्छा सर, जस्ट आपके लिए एक मतलब है वो जी एडवाइस जी। के ऑडियंस के साथ एंगेज रहा करें। मतलब उनसे पूछा करें कि आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही, आपको क्या समझ आ रहा है वो हमें बताएं। हम्म। सही अब मैंने दो सही। सेशन पढ़ाया ना, तो मुझे आइडिया है कि नहीं तो बंदा बोर हो जाता है पढ़ा पढ़ा के। बिल्कुल सही। आज मेरा फर्स्ट सेशन है और ये भी अनप्लान सेशन है, इसमें मैंने रियली सर बहुत। आपने अच्छा परफॉर्म किया। यस सर। बिल्कुल। यस सर, आप बाकी बस कंटिन्यू इंशाल्लाह। रखा करें, चाहे कोई क्लास में आए ना आए, आप उसी पेस के साथ पढ़ाया करें। सही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल से इनपुट भी लेंगे साथ साथ, और कल इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक है, शुक्रिया सर चले, सबका। अल्लाह हाफिज। एंड करते हैं, ओके। एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।